नई दिशाओं में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि कुमारी। जब हमारा संविधान लिखा गया तो इस बात पर खास ध्यान दी गई कि हमारे देश के जो सारे नागरिक हैं उन्हें राइट टू इक्वालिटी दी जाए। इस वजह से आर्टिकल 15 भी लाया गया। और इसके साथ ही साथ क्योंकि काफ़ी हद तक हमारा जो एक समाज है ये पुरुष प्रधान समाज माना जाता है और जो महिलाएं हैं वो काफ़ी समय से बहुत सारे एक्सप्लॉयटेशंस का शिकार होती हुई आ रही हैं, फिर चाहे वो सती प्रथा हो जाए या फिर बाल विवाह हो जाए। और इन्हीं सब को मद्देनज़र रखते हुए उनके लिए ख़ास तौर से आर्टिकल 15(3) बनाया गया, जिसके अंतर्गत महिलाओं और बच्चों के लिए उनके विकास के लिए नई नई प्रोविजंस और लॉज लाए जा सकें। लेकिन आज भी जब हम अपने समाज में देखते हैं तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा गैप नज़र आ रहा है। हमारे देश में 1 करोड़ से ज़्यादा ऐसे बच्चे हैं जो बाल मजदूरी के शिकार हैं। घरेलू हिंसा एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश में। बाल विवाह आज भी होता है, दहेज का लेन देन चलता आ रहा है। तो ये जो जुडिशरी जो पूरी तरीके से एक्टिव है, हमें हर तरीके की कानून से मदद मिल रही है, लेकिन समाज में जब हम देखते हैं तो एक कम्युनिकेशन गैप है कि हमारे पास लॉज हैं लेकिन जागरूकता नहीं है लोगों में। इसीलिए कई ऐसे इंस्टीट्यूशंस और व्यक्ति हैं जो वर्षों से हमारे समाज में काम करते आ रहे हैं, महिलाओं में, बच्चों में जागरूकता फैलाने की, उन्हें बताने की कि क्या उनके हक हैं, किस तरीके से वो अपने राइट्स के लिए लड़ सकते हैं। और आज हमारे शो पर ऐसी ही एक ख़ास मेहमान मौजूद हैं जो काफ़ी वर्षों से झारखंड में महिलाओं और बच्चों के हक के लिए लड़ाई लड़ रही हैं, उन्हें जागरूक कर रही हैं। हम अपने स्टूडियो में स्वागत करना चाहेंगे आली संस्थान से रेशमा सिंह का। रेशमा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। इससे पहले कि हम इस मुद्दों पे बात करें, पहले तो हम चाहेंगे कि आप अपने दर्शकों को अपनी जो जर्नी है उस बारे में बताएं कि किस तरीके से आप इससे जुड़ी, कि महिलाओं के लिए काम करना है या बच्चों जो हैं उनके लिए इस तरीके से, किस तरीके से ये सफ़र शुरू हुआ। ओके, थैंक यू निधि, मुझे ये मौका देने के लिए। तो 2003 में जब मैं पढ़ाई कर रही थी, बीए की पढ़ाई जस्ट कंप्लीट करी थी, और मुझे बहुत समझ नहीं आ रहा था कि मुझे किस तरफ जाना चाहिए। उसी दौरान एक जो हमारे साथ काम करती थी, मतलब हमारे घर में हेल्पर के रूप में काम करती थी, उसने हमारे यहाँ से काम छोड़ करके दिल्ली जाना तय किया, क्योंकि उसको लगा कि दिल्ली में उनको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। और जब दिल्ली पहुंची उसके 3 महीने बाद ही किसी प्रकार उन्होंने हमारे परिवार को फ़ोन किया वापस कि मैं ऐसी जगह पर हूं जहां कि मुझे बहुत सारे टॉर्चर किए जा रहे हैं, इवन खाना भी ढंग से नहीं दिया जा रहा है। तो वो एक पहली शुरुआत थी। और मैंने कई ऐसे लोगों को मैं जानती थी पहले से भी जो कि समाज सेवा के क्षेत्र में काम करते थे। मैंने उनको अप्रोच किया और फिर उनको वापस लेकर आया गया जो बाकी संस्थाएं काम करती थी। और तब मेरा परिचय हुआ ट्रैफिकिंग जैसे शब्द से। मैं उससे पहले नहीं जानती थी, मैं ये जानती थी कि सब अपने लिए कमाने खाने जाते हैं, पर उस समय मुझे पता चला कि अच्छा ये मानव तस्करी है या ट्रैफिकिंग है। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मैं समाज सेवा क्षेत्र में पढ़ाई करूं अपनी, और फिर मैंने रूरल डेवलपमेंट की पढ़ाई करी 2003 के बाद, और काम करते के साथ साथ, और मैंने पैरेलली ट्रैफिकिंग इशू पे एक स्टडी करी पूरे झारखंड को लेकर कि ट्रैफिकिंग कितने डेप्थ में है और क्या क्या चीज़ें इसमें है, उसको लेकर के। और फिर समझिए तो 2005 से फुल फ्लेजेड काम, पहले तो पढ़ाई और काम दोनों चला, 2005 से लगातार महिला और बच्चों को लेकर मैं काम कर रही हूँ यहाँ। तो जैसा कि आपने बताया कि 2005 से आप अग्रसर हैं। अभी के समय में अगर हम अपने राज्य की बात करें तो पहले महिलाओं की बात करते हैं। बिल्कुल। क्या कुछ बहुत मेजर चैलेंजेस आपको इस राज्य में देखने को पड़ी कि महिलाएं जो फेस कर रही हैं? देखिए, अगर महिला मुद्दे की बात करें तो जिस तरीके से पूरे देश में है, उसी तरीके से झारखंड में भी महिलाओं के साथ कई अलग अलग तरीके की हिंसा है। आपने बात करी डोमेस्टिक वायलेंस, तो घर के अंदर की हिंसा की बात जो कही, तो घर के अंदर की हिंसा में सिर्फ ये नहीं था कि मारपीट है, मतलब नहीं है कहना चाहिए, मारपीट के अलावा सेक्सुअल हरासमेंट हो सकता है, मेंटल वायलेंस हो सकता है, या और इकोनॉमिकल वायलेंस की भी बात हम लोग कर सकते हैं कि कई बार महिलाओं के साथ होता रहा है। और ये मैं इसीलिए कहती हूँ कि अब 18-19 साल हो गए जब डेली महिलाओं के साथ बातचीत होती है। अब तो ये ऐसी परिस्थिति कि हम टेलीफोनिकली भी लोगों को एक स्पेस हमने क्रिएट किया है कि जहां महिलाएं हमको फ़ोन से भी अपनी बातें कह सकती हैं। और दूसरा ये कि जब हम फील्ड में जाते हैं तो महिलाओं के साथ बात होती है। तो चाइल्ड मैरिज भी यहाँ पर उतना ही है। ट्रैफिकिंग एक मुद्दा जो मैंने पहले कहा। उसके अलावा आप देखें तो विच हंटिंग बहुत बड़ा मुद्दा है इस पूरे राज्य में, जहाँ पर कि महिलाओं को
कई बार परिवार के लोग भी टॉर्चर करते हैं और बाहर के परिवार से बाहर के लोग भी टॉर्चर करते हैं। तो हर तरह की महिला मुद्दे यहाँ पर भी हैं और महिलाओं को कई तरीके से वायलेंस का शिकार होना पड़ रहा है। अहम मुद्दा ये है कि जितनी अवेयरनेस होनी चाहिए या जितनी जागरूकता हमारे क्षेत्रीय स्तर पे होना चाहिए, मतलब देश की बात करें तो हमारे पास बहुत सारे कानून हैं जो महिलाओं को सहयोग पहुंचाती हैं, लेकिन घरेलू हिंसा की बात ही उठा ले जो 2005 में हमारे देश में आया है, लेकिन आप आज अगर गांव में जाके पूछ लें तो महिलाओं को इसके बारे में पता नहीं है कि उनको क्या मदद मिल सकती है। हम सिर्फ एक ही बात, मतलब घरेलू हिंसा की बात मैं इसीलिए कह रही हूँ अहम है क्योंकि 498A लगाना सब जानते हैं, मतलब पुलिस के भी पास जाएंगे आप तो 498A लग जाता है और उसमें क्या होता है कि जो आरोपी हैं उनको या तो कस्टडी में लिया जाता है या फिर इस तरीके से पुलिस के द्वारा भी प्रेशर क्रिएट किया जाता है। तो अगर कोई एक बार कस्टडी में चला जाता है इन लॉज फैमिली या फिर हस्बैंड, तो फिर क्या कहते हैं कि लड़की को एक्सेप्ट करेंगे नहीं, कि एक बार जेल चले गए या एक बार कोर्ट चढ़ा दिया तो अब हम इस लड़की को अपने घर नहीं रखेंगे। और उसके बाद क्या होगा कि लड़की, हम जानते हैं अपने समाज को कि लड़की शादीशुदा है तो वो कितने दिन अपने मायके रह सकती है या फिर ससुराल में ससुराल से लड़ाई करके कितने दिन, अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि लड़कियों को बहुत प्रेशर पड़ता है और फिर लास्ट में वो केस कॉम्प्रोमाइज़ होता है। आप देखेंगे वर्तमान स्थिति में कि देश में बड़े लेवल पे चर्चा चल रहा है कि 498A के केसेस जो हैं वो झूठे हैं और महिलाएं जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं। पर कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करना पड़ रहा है वो भी हमको विश्लेषण करने की ज़रूरत है। तो मैं थी कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट इसीलिए महत्वपूर्ण है कि वो ऐसा कानून है जो सिविल प्रोसेस चलता है और उसमें जो है महिला को जो समस्या है उसके निवारण की बात की जाती है। ये नहीं कहा जाता है कि किसी को जो अपराधी है उसको पनिशमेंट देने की बात। तो मान के चलिए कि अगर महिला को मारपीट हो रही है तो वो जो ससुराल में जहाँ रह रही हैं उसी में सेपरेट उनको रेसिडेंस ऑर्डर मिलेगा कोर्ट के माध्यम से और फिर वो महिला उस तरफ रहेंगी और जो आरोपी हैं उस तरफ नहीं आ पाएंगे। अगर आएंगे तो वो क्रिमिनल प्रोसेस में चला जाएगा। तो एक छोटा सा उदाहरण जी। 2019 में जब पैंडेमिक ने हिट किया था हमें, तो हमने इसके साथ जो स्कॉलर्स थे उन्होंने एक और शैडो पैंडेमिक की बात की थी कि कोविड तो है ही, इसके साथ जब आप लॉकडाउन करेंगे तो घरेलू हिंसा के जो केस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो जो कि बाद में जब रिजल्ट्स आए या फिर जितने आंकड़े आए उन्होंने बताया भी कि किस तरीके से ये नंबर्स बढ़े हैं। तो जिन महिलाओं को उस वक्त मदद, क्योंकि आप सब अपने घर में बंद हो, ठीक है, तो जिनको मदद की ज़रूरत है वो किस तरीके से आप या फिर आप जो संस्थान से हैं किस तरीके से आप मदद पहुंचा पाएँ उन तक? ओके, सो जब ये लॉकडाउन हुआ तो एक तो हम सबको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे ऐसी कोई तैयारी नहीं थी कि सिर्फ कोविड को फोकस रखा गया, बाकी चीज़ें बिल्कुल पीछे थी। तो हम जो महिला मूवमेंट में जुड़े हुए लोग हैं, हम लोग कहते हैं कि महिलाएं जो 70 साल में कहीं आगे आई थी वो उतनी ही पीछे चली गई, क्योंकि अब जब आप घर में बंद हो ना आपके लिए कोई हेल्पलाइन सिस्टम काम कर रहा है, क्योंकि आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस पहले भी होता था, आप इस समय में और ज़्यादा वनरेबल हो गए थे क्योंकि जो घर में लिमिट रिसोर्सेज थे उसमें हर चीज़ को आपको पूरा करना था। अगर आप नहीं पूरा कर पा रहे थे तब भी उसका प्रेशर महिलाओं पे आ रहा था। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आली ने खुद ही स्टडी किया 27 जब लॉकडाउन लगा 22 को और 27 से हम लोगों ने लोगों से टेलीफोनिकली बात करना शुरू किया और ये हमारे पास एक फैक्ट शीट भी हमने बनाया है जिसमें हमने देखा कि महिलाओं को जो छोटी छोटी चीज़ें थी उन सब चीज़ों के लिए घर के अंदर टॉर्चर किया गया। जो लिमिट रिसोर्स थे उसमें पूरे फैमिली को पूरी चीज़ें देना और चूंकि हर मेंबर घर के अंदर था तो उनको डबल वर्क प्रेशर भी था कि सबके लिए। जो एक टाइम था जब कई महिलाओं ने ये कहा कि जब सब स्कूल चले जाते थे या ड्यूटी पे जाते थे तो मेरे लिए एक रिलैक्स का टाइम होता था, बट इस समय में बिल्कुल नहीं है। मैं 24/7 सबके लिए काम पर हूँ और उसके साथ जो भी मेंटल वायलेंस या फिजिकल वायलेंस, पैरेलली सेक्सुअल वायलेंस जो है वो भी बहुत बढ़ गए थे। और जहाँ पे मैं कहती हूँ कि महीने में हमारे पास शायद 60-70 केसेस आते हैं, वो डबल से भी ज़्यादा हो गए थे। ऑन कॉल ही कॉल आ रहे थे, ऑन कॉल ही कंप्लेंट्स आ रहे थे। हमने बहुत कोशिश करी पुलिस के साथ एसोसिएट होने के लिए। नेशनल लेवल पे हम लोगों ने एक नंबर सर्कुलेट किया था, हेल्पलाइन नंबर, जो पूरे देश में अलग अलग जगहों पर जो महिला मुद्दे पर, खास करके सेक्सुअल वायलेंस की जो सर्वाइवर्स हैं या डोमेस्टिक वायलेंस की सर्वाइवर हैं, उनके लिए एक हेल्पलाइन नंबर नेशनल लेवल पे शेयर किया था। तो उन नंबरों पे महिलाओं ने
बहुत ज़्यादा मदद के लिए रिक्वेस्ट किया। इवन मैं झारखंड में थी, मतलब उसके पैरेलल लिखा था कि झारखंड का नंबर है, पर मुझे दिल्ली से भी महिलाओं ने कॉल किया, बिहार से भी, और कई राज्यों से, महाराष्ट्र से भी कई महिलाओं की कॉल आए। तो हमें लगा कि क्योंकि लॉकडाउन से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि बाहर के राज्य की महिलाओं ने मदद के लिए कॉल किया हो। ज़्यादातर झारखंड की महिलाएं होती हैं, चाहे जिस भी मामले के होती हैं। तो ये तो रहा है। और मेन इशू ये है कि जो सिस्टम था उस समय बहुत फोकस था कोविड, बाकी मुद्दे बहुत पीछे चले गए थे। तो इस वजह से वो और हेल्पलेस फील कर रही थी। तो मुझे लगता है इसी वजह से एनजीओज को ज़्यादा अप्रोच रहा हो। पैरेलली आपने जो कहा कि कई महिलाएं जो हमारी ऑलरेडी सर्वाइवर हैं, जो पिछले कई समय से चूँकि हम काम कर रहे हैं, सर्वाइवर हैं और वो डेली वेज पे डिपेंड करती थी। तो फिर उन लोगों ने हमको रिक्वेस्ट किया कि आप राशन वगैरह जो भी हैं अगर उपलब्ध करा सकें। तो काफ़ी कोशिश करने के बाद फिर हम लोगों ने लगभग मतलब काफ़ी लंबे समय तक हम लोगों ने महिलाओं को राशन भी उपलब्ध कराया। तो अगर ये काम रहा। अगर हम, ये तो महिलाओं की बात होगी जी, जब हम बच्चों की बात करते हैं तो वो थोड़े और वल्नरेबल हो जाते हैं इस सेंस में, क्योंकि उन्हें पता नहीं है, उनको अपने राइट्स के बारे में पता नहीं है, तो उन्हें पता नहीं है कि अगर मदद की ज़रूरत है तो कहाँ जाकर मदद मांगे। बिल्कुल। और ख़ास तौर पे कोविड के समय में ट्रैफिकिंग, जो हम मानव तस्करी की बात कर रहे थे, उसकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। फैमिलीज जो थे, पेरेंट्स क्योंकि घर आ चुके थे, तो बाल मजदूरी जो थे, बच्चे बाल मजदूरी के लिए जाने लग गए थे। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है कि बच्चों को किस तरीके से इन्वॉल्व किया जाए, उनको किस तरीके से अवेयर किया जाए इन सब चीज़ों में। देखिए, जैसे ही कॉलेज मतलब स्कूल बंद हुए या पूरे देश में लॉकडाउन हो गया, स्कूल की बात ना करें, तो दो चीज़ें बहुत बढ़ी। एक तो वुमेन वायलेंस की बात कर रहे थे हम लोग, डोमेस्टिक वायलेंस हो जैसे भी, और दूसरी ये चीज़ें कि चाइल्ड मैरिज भी आपने देखा होगा या पढ़ा होगा कि बहुत तेज़ी से बढ़ा। और हम लोग काफ़ी चाइल्ड मैरिज के ऊपर स्टेट जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके साथ काम किया उस दौरान। और सही कह रही हैं आप कि ट्रैफिकिंग जैसे मुद्दे भी, और जो कई आम ये हुआ कि लोगों ने, चूँकि फैमिली किसी न किसी तरीके से पुअर है या हर चीज़ उनके लिए राशन या बाकी चीज़ें जो गवर्नमेंट की स्कीम है शायद वो भी उपलब्ध नहीं है, तो लोगों को ये आसान तरीका लगा कि हम अपनी बेटी या बेटे को किसी और के यहाँ भेज दें, कम से कम उसका पेट भर जाएगा। पर वो है तो ट्रैफिकिंग या चाइल्ड लेबर के अंदर आता है। आप 18 साल से कम के बच्चे को अगर काम में लगा रहे हैं, वो चाइल्ड लेबर डेफिनेटली आता है। तो ये जो अपने लिए स्पेस क्रिएट करना था कि भाई हम नहीं खिला पा रहे हैं, कहीं और काम करेगा, तो इस तरीके से बच्चों को भेजा गया। और झारखंड की ही अलग अलग स्टडी में आप देख लें कि 64% जो सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस हैं बच्चों के साथ, वो अपने रिलेटिव के द्वारा हैं। मतलब कि 100 केस में 64 केस जो हैं परिवार के सदस्य करते हैं। तो आप समझिए कि जब लॉकडाउन हुआ तो आरोपी भी घर के अंदर था और जो वनरेबल चाइल्ड है वो भी अंदर था। तो वो कितनी भयावह स्थिति हो गई होगी उस बच्चे के लिए, क्योंकि जब वो बाहर निकलता था तो शायद अपनी टीचर को या अपने फ्रेंड को ये शेयर कर पाता, लेकिन जब वो घर से बाहर ही नहीं निकल पा रहा है तो क्या ही कर लेगा। तो वो चीज़ें और ज़्यादा बढ़ गई। उन तक मदद पहुंचाना एक बहुत बड़ी चैलेंज है। मदद बचाना बहुत बड़ी चैलेंज ऑब्वियसली हो गई थी, क्योंकि बच्चों के पास न फ़ोन का एक्सेस है, मतलब पढ़ाई करने के लिए शायद पेरेंट्स देते हों, लेकिन ये कंप्लेन करने के लिए शायद किसी को नहीं है। पर जो मुझे लगता है कि बच्चों की तरफ से कंप्लेन हमारे पास कम आए, वो मुझे वही ज़्यादा चैलेंज लगता है कि उनके पास वो एसेट शायद नहीं थे जिससे कि वो कंप्लेन कहीं अपने लिए मदद ढूंढ सके। तो तो जो जनरली जो हम काम करते हैं, तो हम बच्चों को बहुत जल्दी याद होता है 1098, तो हम जनरली यही करते हैं कि भाई इजीली तुम लोग याद कर सकते हो, ये नंबर ज़रूर याद रख लो। बाकी हमारे जो टेलीफोन नंबर्स हैं तो वो लंबे हैं, तो वो चीज़ें हम कोशिश करते हैं कि बच्चों में मतलब हर स्कूल में बताएं, ताकि बच्चे अपने लिए मदद ढूंढ सकें। तो जब वो एक्सेस करते हैं, जब वो मदद के लिए सामने आते हैं अगर, तो फिर उन्हें किस तरीके से मदद दी जाती है? देखिए, जब बच्चे का मामला हो गया तो दो तरीके से बच्चों को देखते हैं। जो कुछ बच्चे जिसको CNCP कहते हैं, मतलब चाइल्ड नीड एंड प्रोटेक्शन एंड केयर के लिए बच्चे हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो CCL, चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ, है ना, जिन्होंने किसी भी प्रकार के अपराध किए हों। और कई ज़्यादातर बच्चे हमारे पास जो आते हैं वो जिनको किसी न किसी कारण से उनको मदद की ज़रूरत होती है। जो प्रोसेस है वो है, या तो आप चाइल्ड लाइन को अप्रोच करें
एज एन इंडिविजुअल या एज एन ऑर्गेनाइजेशन भी आप चाइल्ड लाइन को अप्रोच करें, या फिर बाल कल्याण समिति हमारे हर जिले में है झारखंड राज्य में भी। तो हमारी जिम्मेवारी होती है कि बाल कल्याण समिति को अप्रोच करें। अगर कोई चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ का केस है तो हम डायरेक्टली पुलिस के पास जाते हैं, क्योंकि पॉक्सो हमारे देश में 2012 में आ चुका है। तो हम लोग पॉक्सो के उसको रखते हुए हम डायरेक्टली FIR करते हैं। और फिर चूँकि हमने एक ये सर्विस प्रोवाइडर कह सकते हैं आप, या उसको सपोर्ट टीम कह सकते हैं, वो भी एक पूरे स्टेट में हमने तैयार किया है। तो इन बच्चों के साथ वो सपोर्ट स्टाफ लगते हैं, ताकि जब वो थाने में स्टेटमेंट के लिए जा रहे हो या कोर्ट में स्टेटमेंट के लिए जा रहे हो, मजिस्ट्रेट के सामने बात करने के लिए, तो ये सपोर्ट स्टाफ उसको असिस्ट करते हैं। ताकि, क्योंकि देखिए हम बच्चों को क्या सिखाते हैं, पुलिस से हमेशा हमने डरना सिखाया है। पुलिस के सामने मतलब जब भी डराना होगा हम पुलिस का नाम लेते हैं, तो बच्चे कभी भी कंफर्टेबल नहीं होते हैं। या कोर्ट जैसी जगहों पर तो हम कभी बच्चों को ले भी नहीं जाते हैं, या कभी वो जो इंटरैक्शन या इंटरफेस कहना चाहिए वो कभी नहीं होता है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि कोई ऐसा न्यूट्रल व्यक्ति हो जो बच्चे को एक कंफर्ट जोन में लाए, ताकि उसके साथ जो चीज़ें हुई है, क्योंकि ऑलरेडी वो ट्रॉमा में है, तो अपनी बात जो है वो जज के सामने या जो भी सामने जुडिशरी सिस्टम के लोग बैठे हैं उनके सामने अपनी बात कर सके। तो ये एक स्ट्रक्चर हम फॉलो करते हैं, क्योंकि मतलब लिटरली जैसे हम बच्चे का कोई भी स्टेटमेंट होना होता है तो हम उनको बताते हैं कि भैया तुम्हारे सामने जो आएगा या तो पुलिस के ड्रेस में कोई होगा, या फिर ब्लैक कोट पहनकर कोई आएगा जो तुमसे इस तरीके से बात करेगा और आपको ये चीज़ें बतानी है। तो ये प्रोसेस है। और मतलब चूँकि होम्स कई बच्चों को ज़रूरत होता है, तो जो स्टेट गवर्नमेंट का होम है स्टेट में, हम उन्हीं को रेफ़र करते हैं, ताकि बच्चे कुछ समय के लिए एटलीस्ट उधर रह सकें। इसके साथ एक बहुत बड़ा इशू हमारे राज्य में ये भी है, जैसा कि हम माइका एक्सट्रैक्शन यहाँ पे होता है, तो वहाँ पे बच्चों को इस काम में लगाया जाता है। 5 साल के बच्चे, 8 साल के बच्चे, और कई बार क्योंकि आपको अंदर जाना होता है टनल्स के अंदर, तो एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, एक लाइफ टाइम या तो इंजरी या फिर डेथ भी हो जाती है कभी कभी। और जब आप उन बच्चों से बात करेंगे तो उनका कहना होगा कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो फिर खाना नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वहाँ एक ऑप्शन हो जाता है कि ठीक है हमारे पास लॉ है, लेकिन लॉ के बाद भी हमारा सिर्फ हमें चाइल्ड ट्रैफिकिंग से उन्हें या फिर चाइल्ड लेबर से हटाना नहीं है, हमें ये भी मेक श्योर करना है कि उन्हें प्रॉपर फूड मिल रहा है, शेल्टर उनका सही है, एजुकेशन प्रॉपर मिल रही है। ये कैसा फिर एक प्रोसेस होगा? देखिए, इसमें यही है कि आपने बहुत सही कहा कि जहाँ माइका माइंस वाला एरिया है या जहाँ कोल फील्ड है, आप देखेंगी, आप नज़दीक से जाकर देखेंगे तो वो सुरंग जैसा बनता है। उसमें टोकरी में बच्चों को बैठा के अंदर डाला जाता है, क्योंकि बड़े अगर जाएंगे तो उनको बड़ी जगह बनानी पड़ेगी, और छोटे से जगह में बच्चे इजीली घुस जाएंगे, और वहाँ से वो निकालते हैं, और जब वो गिरता है तो पूरा वो धंस जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा उसके अंदर कितने बच्चे थे। और चूंकि ये इलीगल है तो उसका कोई ये भी नहीं क्लेम भी नहीं कर सकता है कि हमको जो मुआवजा या कॉम्पनसेशन सरकार की तरफ से, तो वो एक बड़ा इशू हमारे पूरे राज्य में है जहाँ पे ये चीज़ें हैं उपलब्ध। तो देखिए, एक तो यही है कि अगर हमको या मतलब जो हमारे साथी संस्थाएं काम करते हैं कोडरमा या फिर गिरिडीह जैसे ज़िलों में, ये संस्थाएं ये करती हैं कि अगर हमें कभी भी दिखा बच्चों का ये काम करते हुए, तो हम लोग CWC को इन्फॉर्म करते हैं, क्योंकि CWC है वही सुओ मोटो ले सकती है कॉग्निजेंस, और वो बच्चे को वहाँ से रिकवरी करेगी, रिकवरी करके उसको किसी भी शेल्टर होम में देगी। अदरवाइज़ अगर शेल्टर होम में नहीं रख सकते हैं और फैमिली के साथ वो रहेगा, तो स्टेट गवर्नमेंट का ये भी स्कीम है जहाँ पे कि फोस्टर केयर है या किनशिप केयर है, जिसमें कि बच्चों को एक स्टाइपेंड मिलता है हर महीने, ताकि उनके फैमिली जो है उनकी पढ़ाई और उनके खाने पीने की व्यवस्था कर सके। तो ये एक स्कीम है जो कि जिसको साथ बच्चे को लिंक किया जाना चाहिए है। मतलब जो भी संस्थाएं काम करती हैं, हमारी टीम तो यही करती है, ताकि वो भी एक लिमिटेड सीट है, बट फिर भी हम कोशिश करते हैं कि इस साल ना हो पाए तो अगले साल उस बच्चे का ज़रूर उसमें इनरोलमेंट हो सके। तो किनशिप केयर और फोस्टर केयर के साथ उसको एसोसिएट करना पड़ता है, बच्चों तक उस तरीके से। हाँ, बच्चों तक वो। हाँ, जब हम महिलाओं की समस्याओं की बात करते हैं, मुझे लगता है एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है कि उन्हें खुद ही अवेयरनेस नहीं है अपने राइट्स के बारे में। हम अक्सर ये स्टोरी सुनते हैं कि ससुराल से हस्बैंड ने निकाल दिया तो वो मायके पे रह रही है, जबकि ये आपका लीगल राइट है कि आप शादी के बाद आपका राइट है, आप हस्बैंड के घर रह सकती हैं, वो आपको निकाल नहीं सकता है। लेकिन क्योंकि आपको अवेयरनेस नहीं है इस बारे में, तो आप कुछ कर नहीं पाती हैं। तो लोगों तक अवेयरनेस कैसे पहुँचाई जा रही है, महिलाओं को कैसे ये जागरूक किया जा रहा है कि आप जानिए अपने हक के बारे में, कि ये है आपको राइट मिला हुआ? जी, तो ये है निधि कि
मतलब हम जिस क्षेत्र में काम करते हैं वहाँ पे हम ये कहते हैं कि अगर कोई पीड़ित है और आप उसके ऊपर दोष लगा रहे हैं कि तुमने नहीं जाना, तुम्हारी जिम्मेवारी थी तुम्हारे अधिकार जानना, तो हम इसको कहते हैं विक्टिम को विक्टिमाइज और ज़्यादा करना, है ना। तो ये गलत है हमारे एथिक्स के हिसाब से। बट हाँ, डेफिनेटली जो सोशल सर्विस में काम कर रहे हैं या जो भी सिविल सोसाइटीज़ हैं या फिर जो गवर्नमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको अपने कानून के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा, या तो जैसे दूरदर्शन अक्सर ऐसे कई कार्यक्रम करती हैं, तो ऐसे कार्यक्रम कराए जाएं, या फिर जो प्राइवेट चैनल्स भी हैं उनमें भी ये सब चीज़ें करें, है ना। अभी के समय में आप कहें तो दूरदर्शन कितने लोग देखते होंगे, है ना। जितने लोग देखते होंगे शायद ऐसी मुद्दों पर फिर भी समझ बना पा रहे हैं, लेकिन जो ज़्यादातर लोग प्राइवेट चैनल्स देखते हैं, मुझे नहीं लगता है कि उनके पास ऐसी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा बात करने की जगह होती होगी, या ऐसे इन्फॉर्मेशन उन चैनल के माध्यम से उनको मिल पाते होंगे। तो एक अवेयरनेस के लिए, या फिर आप आईईसी मटेरियल जो मतलब पम्पलेट हो गया, या जो बड़े बड़े होर्डिंग्स लगते हैं हमारे यहाँ, तो उन होर्डिंग्स में भी आप इन सब चीज़ों के ऊपर बात कर सकते हैं। मैं बहुत बार इवन दूरदर्शन में भी मैं कह चुकी हूँ और कई अलग अलग चर्चाओं में मैं कहती हूँ कि ऐसे मुद्दों पर, मतलब ये कहीं ना कहीं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से शुरू होता है, ऐसे मुद्दों पे आपको स्कूल के सिलेबस में बात करना पड़ेगा, ताकि लोग वायलेंस समझें और वायलेंस की क्या रेमेडीज़ हैं उसको भी समझ सकें। अगर हम स्कूल में या कॉलेजों में इन सब चीज़ों पे बात नहीं कर रहे हैं, तो जो आप कह रही हैं वो चाहे पढ़ी लिखी लड़की हो या अनपढ़ लड़की हो, उसकी स्थिति वही होगी। और मैं बस आपको करेक्ट कर रही थी कि महिलाओं के अधिकार सिर्फ पति के घर में नहीं है, पिता के घर में भी उतना ही है ना। तो वो दोनों तरफ ले सकती है, पर हम सोचते हैं कि बिटिया की शादी कर दी तो अब तुम भैया वहीं रहो, है ना, हमने सब कुछ कर दिया। तो अधिकार तो दोनों जगह है, बस ये है कि हम तक जानकारी कम है, जिस वजह से हम शायद क्लेम नहीं कर पा रहे हैं एज एन महिला। तो जितनी ज़्यादा इन चीज़ों पे बात होगी, जैसे आज हमने मोटे मोटे शब्दों में बात किया कि डोमेस्टिक वायलेंस है, इसके एक्ट हैं, पर इसका एक्ट कहता क्या है, उसके लिए एक लंबी चर्चा की ज़रूरत है। अगर विच हंटिंग है तो विच हंटिंग का एक्ट क्या कहता है। फिर अगर हम बात कर रहे हैं ट्रैफिकिंग, तो ट्रैफिकिंग का एक्ट क्या कहता है और कहाँ कहाँ आप इन सब चीज़ों से लिए मदद ले सकते हैं। जैसे कि आप जानती हैं कि डीएलएसए है राज्य में, है ना, हर जिले में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, तो वो जो है फ्री लीगल एड देता है। और ज़्यादातर लोगों को ये पता नहीं है कि हमको, चूँकि कई लोग कोर्ट तक इसीलिए नहीं आते हैं कि भाई कोर्ट के वकीलों के पैसे कौन दे पाएगा, है ना, ज़मीन बिक जाती है, बहुत सारी चीज़ें बिक जाती हैं। बट अगर आपको ये पता होगा कि फ्री लीगल एड देते हैं, तो शायद आप और एक कदम आगे बढ़ेंगे। हम हमेशा बात करते हैं कि शिक्षा, शिक्षित करिए, शिक्षा बहुत ज़रूरी है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक बार अगर आप आंकड़ों पे या फिर केसेस पे ध्यान दें तो आप रियलाइज़ करिएगा कि विक्टिम और जो पर्पेट्रेटर है वो दोनों ही कई बार एजुकेटेड भी होते हैं, ठीक है, वेल एजुकेटेड फैमिली है, फीमेल खुद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, लेकिन उसके बाद भी उनके साथ जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, जो सोशल इश्यूज है, वो उन सफ़र कर रही हैं। उसकी क्या एक वजह हो सकती है? देखिए, सिर्फ एजुकेटेड होने से तो चीज़ें नहीं बदल जाती हैं, है ना। मतलब आप देखेंगे तो सही बात बोल रही हैं कि ज़्यादातर आपको लगेगा कि एजुकेटेड फैमिली में वायलेंस ज़्यादा हो रहा है, वायलेंस ज़्यादा हो रहा है। माइंडसेट पे बात करना बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन आपको क्या, मतलब बड़े आप अच्छी अच्छी स्टोरी सुन लेंगे कि भाई बड़े अधिकारी अपनी पत्नी को मार रहे हैं, है ना, तो उससे तो नहीं खत्म होता है जब तक आप ये नहीं समझेंगे। जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की मैं बात कर रही थी, जब तक आप ये नहीं समझ पाएंगे कि महिला और पुरुष एक बराबर अधिकार हमारे संविधान ने दिया है, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी, तब तक शायद ये बदलाव नहीं हो पाएगा, आप कितना भी पढ़ लें। क्योंकि हमने बेटों को क्या सिखाया, शुरू से हमने बेटों को सिखाया कि भाई तुम तो घर के मुखिया हो और तुम कंट्रोल कर सकते हो चीज़ों को। यहाँ पे ये भी एक बात हो जा रही है कि जैसा आपने कहा कि एजुकेशन पॉलिसी में शुरू से हमें सिखाने की ज़रूरत है कि जब बच्चे बड़े हो रहे हैं उसी वक्त से उनके दिमाग में ये इंग्रेन किया जाए कि इक्वालिटी कितनी ज़रूरी है, ठीक है, और जो दोनों जेंडर है किस तरीके से, अगर आप जिस तरीके से आप ट्रीट कर रहे हो खुद को, जैसा आप ट्रीट हो रहे हो, आपको अपने अपोजिट जेंडर को भी वैसे ही ट्रीट करने की ज़रूरत है, और समानता कितनी ज़रूरी है हमारे अभी समाज में। हम चाहेंगे कि आप अगर कुछ मैसेज देना हो जो हमारे दर्शक हैं उन्हें, तो उनसे क्या कहना चाहेंगी, खासतौर से महिलाओं और बच्चों के मुद्दों पे? ओके, सो इतने दिनों के काम करने के बाद जो मुझे एहसास हुआ है कि बस लड़कियों को एक पंख देने की ज़रूरत है। वो खुद ही अपने लिए आसमान, खुले आसमान में उड़ सकती हैं। आप उनको मौका दीजिए, चाहे वो पढ़ाई का हो या घर से बाहर निकलने का हो, वो अपने पंख लगा करके खुद ही पूरे आसमान की सैर करके वापस आ जाएंगी।
और अगर कोई मदद चाहता है तो वो किस तरीके से रीच कर सकता है? अगर कोई महिला है वो किसी सामाजिक मुद्दे में उनको किसी तरीके की मदद चाहिए, या कोई बच्चा ही है अगर उसे मदद चाहिए, तो वो किस तरीके से रीच कर सकता है? मतलब हमारे ऑर्गेनाइजेशन को? ओके, सो मतलब हमारे ऑर्गेनाइजेशन की एक प्रॉपर मतलब एक नंबर है जिसपे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। तो आप चाहती हैं कि मैं नंबर बताऊं? एक बार आप बता दें तो ओके, जो अगर दर्शकों तो को जो नंबर है वो है 9693853019। ये कॉन्टैक्ट नंबर है जिस पे आप मतलब सातों दिन 24 घंटे कॉल कर सकती हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको मदद पहुंचा सकें। ज़रूरी नहीं है कि हम आप तक पहुंचेंगे, लेकिन जो व्यवस्था है सरकार की, हम उसके साथ आपको जोड़ने की कोशिश करेंगे ताकि आप उस समय सुरक्षित हो सकें। थैंक यू। तो जैसा कि रेशमा जी ने हमें बताया कि जागरूकता ज़रूरी है, लेकिन साथ ही ज़रूरी है कि हम लोगों में ये भी समझाएं कि औरतों का जो हक है वो कहीं एक साइड लिमिटेड नहीं है बिल्कुल भी, और जितना वो सेल्फ अवेयर होना बहुत ज़रूरी है कि आप हमेशा विक्टिम नहीं बने रह सकते हैं। आपको ज़रूरी है कि आप खुद जानने की कोशिश करें कि आपके हक क्या है, आपके राइट्स क्या हैं। रेशमा जी आप आएँ, आपने महिला संबंधित, बाल संबंधित जितनी जानकारियाँ दी, आपका काम जिस तरीके से कर रही हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से, और ये जानकारी शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हमें भी दीजिए इजाज़त। नमस्कार।